ये एक ऐसे प्रेमी जोड़े की कहानी है जो शुरू होने से पहले ही बिछड़ गए थे। सिमरन एक साधारण से परिवार की लड़की थी। अपने काम में बहुत ईमानदार थी। उसे पढ़ाई के बीच में एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन ये मोहब्बत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी। जबकि सिमरन उसे मर मिटने वाला मोहब्बत करती थी, लेकिन एक घमंड के आगे ये सारी मोहब्बत फीकी पड़ गई थी। जब सिमरन के माता पिता की इज्जत को नीलाम किया गया था, सिमरन अपने माता पिता की इज्जत को कभी नीलाम होते नहीं देखना चाहती थी। वह एक मिडिल परिवार की लड़की जरूर थी, लेकिन सिमरन अपने मर्यादा में रहने वाली लड़की थी। ये लड़का सिमरन के साथ पढ़ाई करता था और सिमरन के करीब आने के लिए उसने बहुत कुछ पापड़ बेले थे। एक दिन कॉलेज के क्लास ख़त्म होने के बाद सिमरन अपने घर के लिए निकल रही थी। तभी कॉलेज के गार्डन में वह लड़का खड़ा मिला था और फाइनली उसने अपने दिल की बात सिमरन से कर डाली थी। सिमरन का दिल भी 120 की रफ्तार में धड़क रहा था, क्योंकि सिमरन भी उस लड़के को चाहने लगी थी। लेकिन अभी तक उसने अपनी बात जुबां पर नहीं लाया था और ना ही उस लड़के ने उसे प्रपोज किया था। और जब उसने सामने से आकर कहा, तो सिमरन उसके जवाब में सिर्फ अपनी नज़रें झुकाकर मुस्कुरा गई थी। उस दिन से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। वह लड़का सिमरन के बहुत करीब आना चाहता था। उसने सिमरन से उसके होठों का स्पर्श मांगा और उसके खूबसूरत से जिस्म का हिस्सा, उसके ब्यूटी बॉल को वो अपने हाथों से स्पर्श करना चाहता था। सिमरन ने ना कहा, मैं ये सब पहले नहीं कर सकती। आपको सीधे सीधे आकर मेरे घर में मेरे माँ बाप से आपको मेरी और आपकी शादी की बात करनी होगी, तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। ये बात उस लड़के को बहुत पसंद आई थी, लेकिन सिमरन की किस्मत में तो अभी बहुत दूरियां लिखी थी और ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट चुका था। सिमरन आज ऑफिस में बैठी अपना काम पूरे ध्यान से कर रही थी जब मोबाइल की बजती तेज आवाज़ पर उसका ध्यान भटक गया और कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां एक पल को रुक गई। जब गुस्से में आकर बड़ी जल्दीबाजी में उसने फ़ोन अटेंड करते कान से लगा लिया। हेलो जी, कौन? नज़रें अभी भी लैपटॉप पर थी। देखिए, ये कोई पीयूष नाम का बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। हम उसे इमरजेंसी अस्पताल लेकर आए हैं। आप जो कोई भी हैं जल्दी अस्पताल आ जाइए। न जाने सामने वाला क्या कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सिमरन की सांसें तो ये सुनकर रुक गई कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। आज सुबह ही तो नाश्ते पर बैठे हुए सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे और दोपहर तक उसका एक्सीडेंट। उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगे। मैं अभी आ रही हूँ। वह उखड़ती सांसों के बीच जब ये कहती, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी एक दोस्त को जल्दीबाजी में समझाती वहाँ से भागम भाग अस्पताल पहुंची थी, जहां उसके भाई को लाया गया था। आपने मुझे फ़ोन किया था? कहा है मेरा भाई, बताइए कैसा है, ठीक तो है ना? हॉस्पिटल पहुंची उस आदमी को फ़ोन करती उसके पास आई थी, जब एक साथ उस पर सवालों के बौछार करती रो देने को थी। देखो बेटा, रो मत। मुझे तो मालूम भी नहीं है इस बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये तो काफ़ी देर से रोड पर जख्मी हालत में पड़ा था। खून भी काफ़ी बह गया था। डर के मारे कोई मदद भी नहीं कर रहा था। वह तो मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर उठाकर अस्पताल लाया। उसकी जेब से फ़ोन निकाला, उसमें आपका नंबर ऊपर ही था। मैंने आपको जल्दी से जल्दी फ़ोन किया। वह आदमी ये कहता चुप हो गया। तभी डॉक्टर वहाँ आता, बोला पेशेंट के साथ कौन है? जी मैं हूँ, मेरा भाई कैसा है डॉक्टर? सिमरन जल्दी से आगे आई, बोलिए। देखिए, सर पर काफ़ी चोट आई है, शायद पसलियाँ भी टूटी है। हमें डर है सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी, नहीं तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। खून रुक नहीं रहा। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें। ये कहता डॉक्टर वहाँ से आगे बढ़ गया, जबकि सिमरन किसी रेत की तरह सीट पर ढह गई थी। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम, वो भी इतनी जल्दी? वह लड़की ये सब कहाँ से करती? अभी तो पीयूष के एक्सीडेंट का पता उसके घर वालों को हुआ भी नहीं था। जब उन्हें पता चलेगा तो वह कैसे उन्हें संभालेगी? अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो? सिमरन की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। अरे सिमरन, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? भावेश, जो सिमरन के कॉलेज की सहेली का भाई था और बहुत अच्छे से सिमरन के साथ वह पूरी फैमिली को जानता था। हाल ही में वो मेडिकल की पढ़ाई करके विदेश से आया था। जब उसने सिमरन को दूर से देखकर पहचानते हुए पास आकर बोला। रोती हुई सिमरन ने आवाज़ सुनकर बेकाबू होकर सर उठाकर उसने सामने देखा। भावेश भाई। जब आंसू भरी आंखें लिए वह उन्हें एक पल में पहचान गई थी। उसके भाई कहने पर भावेश के मुंह में कड़वाहट घुल गई थी। अभी पीयूष का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर पर चोट आई है, डॉक्टर ने कहा जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना कहती सिमरन बेकाबू होकर रोने लगी। तुम रोना नहीं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ।
भावेश उसके गुलाबी चेहरे, भीगी आंखों को देखते एकदम पिघलता हुआ बोला और उसे दिलासा देता चला गया। वह बहुत पहले से उसे पसंद करता था। जब उसने पहली बार सिमरन को देखा था तब से उसे पसंद करने लगा था। वह एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी, पर बहुत छोटी थी, और भावेश अपना कैरियर बनाने के चक्कर में अपनी उम्र का ख्याल करते सिमरन से उस वक्त कोई रिश्ता नहीं जोड़ सका था। लेकिन अब जब वह एक डॉक्टर बनकर लौटा था, उसकी पहले इच्छा यही थी कि सिमरन को अपना बनाना। लेकिन अब इन हालात में सिमरन से टकराव भावेश को लगा जैसे उसे पाने के लिए उसे और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिमरन को जैसे कोई फरिश्ते की तरह मालूम हो रहा था। उसे उम्मीद थी भावेश एक काबिल डॉक्टर है, सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए वह घर पर गणेश साहब को फ़ोन करके उसने पीयूष की खबर दी तो ये खबर गणेश साहब पर बिजली बनकर गिरी थी। वह जल्दी से रूपाली देवी यानी अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंच गए। एक तूफान आया था, हर कोई उनको दुख से देख रहा था। जब वो तीनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, इकलौते बेटे का दुख रूपाली देवी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और बार बार बेहोश हुए जा रही थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई जब मजबूरन उन्हें इसी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, नहीं तो वह गम उनके दिमाग पर असर कर जाता। भावेश तो सिमरन की फैमिली की ये हालत देखता एक पल को चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह गणेश साहब को संभाले या रूपाली देवी को या फिर सिमरन को। जब बड़ी मुश्किल से उनको समझाते हुए गणेश साहब और सिमरन को तसल्ली देता पीयूष की कंडीशन उन्हें बताने लगा। देखो सिमरन, पीयूष का इस वक्त जल्द से जल्द ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तुमसे अभी जो डॉक्टर ने कहा है वह सब गलत नहीं था, उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई है। ये कहते भावेश थोड़ा चुप हुआ था। सिमरन एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। सिमरन, भगवान के लिए संभाल लो खुद को, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? अब तुम ही हो उनकी आखिरी उम्मीद। जब उसे एक बार फिर रोता देखकर भावेश थोड़ा सख्त शब्दों में बोला था, उसकी डांट का इतना असर हुआ कि सिमरन झट से आंसू पोंछती अब सब्र किए उसे देखने लगी। देखो सिमरन, इस वक्त इस शहर में ऐसा कोई भी काबिल डॉक्टर नहीं जो कि उसका ऑपरेशन कर सके। ये बहुत रिस्की काम है। 20% चांस है वह ठीक हो जाए इस सर्जरी में। भावेश की ये बात सुनकर सिमरन गिरने ही लगी थी कि गणेश साहब ने उसे जल्दी संभाला। लेकिन एक आदमी है जो पीयूष की सर्जरी 100% कामयाब करके उसको नई जिंदगी दे सकता है। जब सिमरन को गिरता एक बार फिर से हिम्मत हारता देखकर भावेश जल्दी से बोला, कौन कौन है वे इंसान? आप प्लीज़ उनसे कहिए कि वो पीयूष की ज़िंदगी लौटा दे। सिमरन एकदम खुश होती अब उससे बातचीत करने लगी। जब भावेश ने उसकी बात वहीं काट दी, नहीं सिमरन, मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानता। इतना मालूम है वे विदेश के ही मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट है और कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान वापस आए हैं। वे बहुत ही जीनियस डॉक्टर है, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वह एक अच्छा सर्जन डॉक्टर है, कुछ गर्म दिमाग का बंदा है। उसे यहाँ इस सर्जरी के लिए बुलाना आसान नहीं। हम में से कोई भी उसे इस सर्जरी के लिए राजी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करो या उन्हें राजी कर सकती हो तो हम पीयूष को बचा भी सकते हैं। सिमरन फटी आंखों से भावेश को देखती उसके एक एक शब्द को बड़ी गौर से सुन रही थी। लेकिन बेटा, हम उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं? अब की गणेश साहब ने कांपती आवाज़ में कहा, अंकल जी उसकी फिक्र मत करो, उस सर्जन डॉक्टर का नंबर आपको ला कर दूंगा। लेकिन उसे यहाँ इस सर्जरी के लिए कैसे लाना है और कैसे राजी करना है ये आपको देखना होगा, क्योंकि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता। इस अस्पताल के सारे डॉक्टर उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं। भावेश ये कहता वहाँ से सीधा आगे बढ़ गया और फिर कुछ ही देर में एक पर्ची जिस पर कोई नंबर लिखा था उसके साथ वह वहाँ सिमरन और गणेश के सामने मौजूद था। ये लो नंबर उस सर्जन डॉक्टर का। सिमरन, जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, वक्त बहुत कम है। भावेश उसकी तरफ पर्ची बढ़ाता हद से ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। सिमरन भीगी आंखों से उसके तरफ देखते गणेश साहब से बोली, पापा आप माँ के पास रहो, उनका ख्याल रखो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जब गणेश साहब उसकी बात पर सर हिलाते उसे सीने से लगाते भावेश के साथ आगे बढ़ गए। अब पीछे सिर्फ सिमरन अकेली खड़ी रह गई थी। जब उसने कांपते हाथों से फ़ोन निकालकर पर्ची में लिखा नंबर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर मिलाया और कान से फ़ोन लगाए इंतज़ार करने लगी। उसका दिल फ़ोन की जाती बेल के साथ धक धक कर रहा था। जब चौथी बेल पर किसी ने फ़ोन उठाते भारी आवाज़ में हेलो कहा, एक पल को सिमरन का दिल अंधे कुएं की गहराई में जैसे डूब सा गया। जब हिम्मत जमा करती वह भीगी आवाज़ में बोली, हेलो हेलो सर, मैं सिमरन बात कर रही हूँ, अमेठी के सरकारी अस्पताल से। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है,
उसके सर पर गुम चोट आई है। डॉक्टर कहते हैं जल्द से जल्द उसके दिमाग की सर्जरी ना हुई तो वह कोमा में जा सकता है। प्लीज़ सर, मेरे भाई को बचा लीजिए। आप ही एक सहारा हैं मेरे बूढ़े माँ बाप का और मेरी। प्लीज़ हमारी मदद करिए। सिमरन ये सब कहती आखिर में हिम्मत हार गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब उसने फ़ोन बंद होने से पहले सिर्फ एक आवाज़ सुनी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसकी ये आवाज़ सिमरन को बहुत जानी पहचानी सी लगी थी, जैसे वह ये शब्द, ये अंदाज, ये आवाज़ का भारीपन पहले भी सुन चुकी हो। वह हाथ में फ़ोन पकड़े गहरी सोचों में डूब चुकी थी। जब भावेश और गणेश वहाँ आते उससे बेताबी से पूछने लगे। सिमरन खुशी से गणेश को गले लगाती रोई थी और बोली वे मान गए हैं। और सिमरन का ये जवाब सुनते गणेश साहब और भावेश भी खुश हो गए। ठीक है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं ज़रा आगे की जानकारी देख लूँ। ये कहते भावेश भागता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर बीती थी कि सिमरन इधर से उधर बेताबी से चक्कर काटती आगे क्या होने वाला है उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गणेश साहब रूपाली देवी के पास थे, तभी उसने सामने से एक लंबे चौड़े हैंडसम बंदे को अपने पास तेज कदमों से चलकर आता देखा और वहीं सिमरन को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें सीने में ही अटक जाएगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीते हुए 8 सालों में जो कुछ हो चुका था उसके अलावा उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आई थी। उसकी उम्र का फर्क बता रहा था। उसे इन 8 सालों के बाद अपनी आंखों के सामने यूं अचानक आता देखकर सिमरन अपनी जगह पत्थर की हो गई थी। जब वह उसके करीब आता एक झटके से उसकी बाजू जोर से पकड़ता, अपनी तरफ करता, उसे एक साइड में लाया जहां उन्हें ना कोई देख सकता था और ना ही सुन सकता था। क्या हुआ पीयूष को? मुझे उम्मीद नहीं थी सामने फ़ोन पर तुम हो, लेकिन जब तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैं पहचान गया। खैर सब ठीक हो जाएगा, पीयूष को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, गंभीर आवाज़ में उसे कह रहा था। उसकी आंखों में सिमरन के लिए नरमी थी। वह इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने वीरू की आंखों में सिर्फ प्यार ही देखा था। सिमरन की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। जब उसने प्यार से उसके आंसू पोंछते उसे लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सिमरन एक झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाती कुछ कदम पीछे हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप सर्जन डॉक्टर निकलेंगे। खैर मैं इतना आपको बता दूं कि मेरे पास इस सर्जरी के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं अपने ऑफिस में कोशिश कर रही हूं कि लोन मिल जाए। अचानक उसके शब्द में कड़कपन महसूस की। जो कुछ देर पहले फ़ोन पर उसे रो रो कर उसके सामने अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, अब उसी से ऐसे रूडली अंदाज में बोलती नज़रें चुरा गई। वीरू उसके बदलते रंगों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। 8 साल पहले भी वो ऐसे ही थी, उसने ऐसे ही रंग बदला था, वह आज भी वैसे ही थी। पैसों की फिक्र मत करो, किसी से कोई लोन मांगने की ज़रूरत नहीं, ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। पीयूष की ज़िंदगी बच जाए फिर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर देना, हिसाब बराबर। वह होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए उस पर उसे गौर से देखा और बोला, जो कि बिल्कुल भी उस पुराने वीरू जैसा नहीं था। क्या वह बदल चुका था? सिमरन ने धुंधलाई आंखों से उसकी तरफ चौंक कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मौके की तलाश में था और वह मौका आज उसे किस्मत से मिल गया था, जिसे वह किसी कीमत पर खोने को तैयार नहीं था। वीरू ने उस अस्पताल के डायरेक्टर से कहा कि वह पीयूष नाम के पेशेंट की सर्जरी खुद करेगा, तो ये सुनकर वह हिल गए। वहाँ जल्दी जल्दी ऑपरेशन रूम तैयार किया जाने लगा। असल में वीरू ऐसा नाम था जिसे शायद ही कोई ऐसा हो मेडिकल में जो ना जानता हो। वह ना सिर्फ जीनियस डॉक्टर था बल्कि इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन भीम चोपड़ा का इकलौता बेटा भी था। सिमरन जब उसे व्हाइट कोट में और मुंह पर मास्क लगाए फाइल हाथ में पकड़े ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते देखा तो उसे ख्याल आया, सच में ये बहुत चालाक बंदा है। आज अचानक 8 साल के बाद उसे अपने सामने देखकर सिमरन को यकीन करना बहुत मुश्किल लग रहा था। वीरू एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया था। वह हादसा ही सही, लेकिन अब वह खुली आंखों से उसे देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वीरू को कभी सर्जरी करता देखेगी। वो बेहद हैंडसम और खूबसूरत नैन नक्श वाला आदमी था जिसे एक वक्त पर सिमरन बहुत चाहती थी। आज उनके बीच मीलों की दूरियां बढ़ गई थी। ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी वह दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी गणेश साहब भी वहां आते उसे हौसला देने लगे। जबकि भावेश, जिसे मालूम हुआ कि वह डॉक्टर वीरू हॉस्पिटल पहुंच चुका है, तब उसके साथ उसने पीयूष की पूरी डिटेल लेता ऑपरेशन रूम में ही उसके साथ था। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और सिमरन की बेचैनी बढ़ने लगी। अब 3 घंटे के बड़े मुश्किल वक्त के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला। बधाई हो, पीयूष की सर्जरी सक्सेसफुल रही और इस तरह की सर्जरी हमारे देश में पहली बार कामयाब रही। वीरू की सर्जरी स्ट्राइक काफ़ी अमेजिंग रही। उनके आने से पीयूष को नई जिंदगी मिली है।
भावेश मुस्कुराते हुए उनके करीब आता बोला। जब सिमरन और गणेश ये सुनते, खुशी से एक दूसरे को गले लगाते रो दिए। गणेश तो ये खुशी की खबर देने रूपाली देवी के पास जल्दी दौड़े चले गए। पीयूष अब कहाँ है? सिमरन आंसू साफ करती मुस्कुराकर बोली। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, उसकी फिक्र मत करो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। 12 घंटे के बाद उसे होश आ जाएगा। भावेश ये कहता चुप हुआ, फिर सिमरन के करीब होता कुछ सोच कर बोला, तुम अकेली ऐसी इंसान हो जिसने वीरू को यहाँ आने के लिए मना लिया। सिमरन ये सुनती थोड़ी शर्मिंदगी सी दिखाई देने लगी। उसे वीरू के साथ खुद को लेकर कोई शक नहीं पैदा करना था। भावेश की नज़रों में असल में वीरू एक ऐसा इंसान है जिसे ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर के कई अस्पताल हायर करना चाहते हैं, लेकिन होंडा कंपनी के इकलौते वारिस और काबिल सर्जन को हायर करने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे जाननी थी, शायद तुम्हें पता हो। जब सिमरन ने धड़कते दिल से पूछा, कौन सी बात? डॉक्टर वीरू काफ़ी अमीर फैमिली से संबंध रखते हैं और वीरू होंडा कंपनी के मालिक भी हैं। ऐसे में अचानक वे 8 साल पहले सब कुछ छोड़कर बाहर क्यों चले गए, वह भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? ये बात बहुत अजीब है। सिमरन भावेश की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हुई थी। जब कुछ देर के बाद बोली, पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि पीयूष बिल्कुल ठीक है, अब उसे कोई खतरा नहीं। सिमरन की बात सुनकर भावेश का मुंह उतर गया। बहुत बहुत धन्यवाद भावेश भाई, आपकी वजह से आज पीयूष की ज़िंदगी बची है। ये एहसान शायद हम जिंदगी भर आपका ना उतार सके। वह रोती हुई निगाहों से मुस्कुराकर कहती वहाँ से जाने लगी, जब भावेश की बात ने उसके कदम रोक लिए। एक बात याद कर लो कि सर्जरी से पहले वीरू फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस अस्पताल में 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाए हैं। 8 लाख सर्जरी के, जबकि 4 लाख सर्जरी के बाद के खर्चों के लिए। सिमरन हैरान होती बेकाबू होकर मुड़ी और गहरी सांस लेने लगी। वीरू ने बिना कहे चुप्पी से न सिर्फ सर्जरी की बल्कि दूसरे खर्चों के लिए भी पैसे जमा करवाए थे और वे अपनी फीलिंग भावेश से छुपाने के लिए चेहरा झुकाकर खड़ी सोचने लगी। जब जाने से पहले भावेश ने इतना जरूर कहा, सिमरन तुम बहुत लकी हो। और सिमरन भावेश को जाता देखने लगी। एक वक्त था जब वह खुद को बहुत लकी समझती थी कि उसे वीरू मिला, लेकिन 8 साल पहले उसे इसी ने अंदर तक हिला दिया था। उसके बाद उसने वीरू से हर संबंध तोड़ लिए थे जो उसे वीरू के साथ जोड़ता था। उस दिन के बाद से वह खुद को कोसने लगी। वह क्यों वीरू से मिली, क्यों पूरी दुनिया में उसे वीरू ही मोहब्बत के लिए मिला। लेकिन आज 8 साल के बाद इस मुसीबत की घड़ी में वह वीरू ही था जो उसकी मदद को आगे आया था। वीरू के होते हुए सिमरन को ऐसा क्यों लगता था कि कोई मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गहरी सोचों को झटकती वे आगे बढ़ी, जहां रूपाली देवी बेहोशी में मुस्कुरा रही थी। मम्मी, पीयूष बिल्कुल ठीक है, उसकी ज़िंदगी भगवान ने वापस कर दी है, प्लीज़ आप भी ठीक हो जाइए। वह ये कहती वह प्यार से उनका माथा चूम कर अपना गाल टिका गई। रात के 11 बज रहे थे। इतनी बड़ी और मुश्किल समस्याओं में सर्जरी करने के बाद से अब तक सिमरन ने वीरू को नहीं देखा था। वे अचानक कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जानता था। सुनसान खाली कॉरिडोर की रखी कुर्सियों पर बैठी अब वह थकन से बेहाल हो चुकी थी। गणेश ने बहुत जिद की कि वह कुछ खा ले या घर चली जाए, कुछ देर आराम कर ले, पर वह रूपाली देवी के पास ही थी। लेकिन वह नहीं मानी। धीरे से सर और पीठ कुर्सी से लगाती आंखें बंद किए बैठी थी। जब उसका फ़ोन बजने लगा, उसने फ़ोन पर्स में से निकालकर स्क्रीन पर देखती हैरान रह गई। ये वही नंबर था जिसे आज दोपहर में उसने खुद फ़ोन करके अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। सिमरन ने कुछ सोचकर फ़ोन अटेंड करते कान से लगाया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब उसने सामने वाले की बात सुनकर सिमरन के माथे पर ढेरों बल पड़ गए थे। ठीक है, मैं कल। अभी वह इतना ही बोल पाई थी जब सामने वाले ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी इसी वक्त मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अस्पताल के सामने। ये कहता वो फ़ोन बंद कर गया। जब सिमरन मुंह खोले बिल्कुल हक्का बक्का सी फ़ोन देखती रह गई थी। ये खुद को क्या समझ रहा है? क्या ये पीयूष की जान बचाकर मुझे अपने पैरों में गिराना चाहता है, मुझसे भीख मंगवाना चाहता है? मैं भी उसका एहसान उसके मुंह पर मार दूंगी और उसका एक एक पैसा उसे सूद समेत लौटाऊंगी। गुस्से से लाल मुंह करती खड़ी होती, पापा मैं एक ज़रूरी काम से ऑफिस जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी, आप माँ और अपना ख्याल रखना। वह गणेश के पास आई थी। जब उन्हें कुर्सी पर बैठा देख वे हल्का सा उनके सर को सहलाती बोली, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। गणेश साहब उसके सर पर हाथ रखते बोले। जब वह सर पर दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती मजबूत कदमों से अस्पताल के बाहर आ गई, जहां वीरू अपनी शानदार कीमती गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सिमरन ने घबराते हुए आसपास देखा, जहां इक्का दुक्का लोग जा रहे थे।
जब वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती गाड़ी में बैठ गई। अब सिमरन की नाराज़ नज़रें वीरू की नरम नज़रों से टकराई तो एक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। क्यों बुलाया मुझे? क्या चाहते हो? जल्दी बोलो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमें इस तरह मिलता देख ले और कुछ गलत समझ बैठे। सिमरन गुस्सा होती बोली। जब वीरू ने गाड़ी झटके से स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी कि सिमरन घबराकर खुली आंखों से उसको इस तरह की ड्राइविंग करता देखती रह गई। ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? रोको। अब वो पूरी तरह से घबराई सी बोली जब सामने वाला उसे बिल्कुल इग्नोर करते गाड़ी तेज रफ्तार से चलाता रहा। वीरू प्लीज गाड़ी रोक दो। जब डर के मारे सिमरन के होठों से उसका नाम निकला तो वीरू जैसे खुशी से पागल होता गाड़ी सड़क के किनारे रोक गया। मैं जानता हूँ सिमरन, तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। किस्मत ने हम दोनों को एक होना तय की है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। खुद से जंग लड़ना अब छोड़ दो। वीरू उसका हाथ मजबूती से अपने हाथों में लेता मोहब्बत से और चोर आंखों में प्यार भरता बोला, ये क्या कर रहे हो? हद में रहो। मैं 8 साल पहले तुमसे मोहब्बत करती थी, अब नहीं। अब सिर्फ नफरत करती हूँ। हम कभी एक नहीं हो सकते। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जब सिमरन अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाती रूठ कर बोली। वीरू ने ठहर कर एक गहरी निगाह उसके जिस्म पर डाली, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी और सीधा उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आओ कुछ पहले खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। जब उसका ख्याल करता वीरू बहाना बनाते बोला। वह जानती थी ये सब वो उसी की फिक्र में बोल रहा है। आज से पहले कब सिमरन ने वीरू से कुछ कहा था? वह तो उसके चेहरे से बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। मुझे भूख नहीं है, वह कड़वी जुबान बोलती। सिमरन जो सिर्फ अपने महबूब के सामने ही ऐसे गुस्सा करती थी, 8 साल बाद भी उसकी ये अदा देख वीरू हंस दिया। आ जाओ यार, मैं बाद में तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा। तुम जो कहोगी वह करूंगा। पहले इस पेट को तो भर लो। आज तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे 8 साल के बाद खाना खा रहा हूँ जीने के लिए, वरना तो ऐसा लगता था सिर्फ जिंदा रहने के लिए पेट भर रहा हूँ। उसका हाथ थामकर प्यार से उसे गाड़ी से खींचता हुआ होटल के अंदर लाया था। जब ना सिर्फ खुद बल्कि जबरदस्ती उसे भी अपने साथ पेट भरकर खाना खिलाया था। बस वीरू, मुझे अब वापस अस्पताल छोड़ दो। जब मुंह बनाती नाराजगी से बोली, ऐसे कैसे? शायद तुम भूल रही हो हम दोनों में कुछ डील हुआ था पीयूष के सर्जरी से पहले। अब की वीरू ने गंभीरता चेहरे से उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? उसकी आंखों की गहराई देखते सिमरन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मतलब साफ है सिमरन, मैंने पीयूष की जान बचाई है। अब तुम्हारा वक्त है, तुम्हें एक जान बचानी है। जब वीरू ने थोड़ा आगे झुकते उसके आंखों में देखकर उसने ये बात कही थी। जान बचानी? मगर किसकी? मैं कैसे भला किसकी जान बचा सकती हूँ? जब वह नासमझी से उसकी आंखों में देखती सवाल कर गई। मुझसे शादी? ये सुनकर सिमरन के पैरों तले से जमीन निकली थी। क्या कह रहे हो? होश में तो हो? अब की सिमरन गुस्से में खड़ी होती बोली, मुझसे शादी करनी होगी सिमरन, अभी इसी वक्त। जब वीरू ने बोला तो सिमरन को जोर जोर से चक्कर आने लगे। बेकाबू होती टेबल को थाम गई। वादा पूरा करो सिमरन, पीयूष की जान बचाने के बदले में तुम भी मेरा काम करोगी। अब वक्त आ गया है सिमरन। मैं भी तो देखूं सिमरन अपनी बात की कितनी पक्की है। उसके पत्थर जैसे शब्द सिमरन की आत्मा को जख्मी कर गए थे। जब उसने आंसू से भरी आंखों से उसके चेहरे को देखा था, वह इतने नाजुक पलों में अपने मौके के लिए इस्तेमाल कर गया था। सिमरन को मजबूर करेगा, उसको अपने आगे झुकाएगा। सिमरन ने सोचा भी नहीं था। उस पल उसे वीरू से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि शादी करके तुम मुझे हासिल कर लोगे? तुम मेरी मोहब्बत जीत नहीं पाओगे वीरू। ये सब करके अब की वे जख्मी हंसी हंसी थी। सिमरन की मोहब्बत का हकदार तो सिर्फ वीरू ही है। वह अलग बात है कि झूठी सच्ची बातों में आकर तुमने ज़बरदस्ती इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, लेकिन दिल से अब तक नहीं निकाल पाई हो। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत साफ देख सकता हूँ, क्योंकि मुझसे तुम कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ 8 साल पहले जो कुछ हुआ वह ठीक नहीं था। मैं उसकी माफ़ी मांगने पूरी दुनिया के सामने भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें किसी कीमत पर अब खोने का मुझ में हिम्मत नहीं। मैं आज और अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वीरू ठोस शब्दों में कहता उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। सिमरन ने कांपती जुबान से उसकी शर्त मानने को तैयार हो गई। अब उसे हर हाल में उसकी बात मानते हुए ये शादी करना ही था। वह मजबूर थी, अपने जुबान से पीछे नहीं हो सकती थी और ना ही वीरू उसे ये करने देता। सर झुकाए उसके साथ चलती जबरदस्ती अपने कदमों को घसीट रही थी। उसके अपने होंठ बिल्कुल चुप थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे,
गाड़ी में बैठते वे गाड़ी अब फार्म हाउस के तरफ मोड़ते। एक नज़र सिमरन की तरफ देखा था, बस वीरू, पीयूष को ठीक होकर घर आने दो, मैं पापा से बात करके उन्हें मना लूँगी, फिर ये शादी करूँगी। नहीं, हम अभी शादी करेंगे। अंकल आंटी को कैसे हैंडल करना है ये तुम सोच लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं। सामने देखकर कहता, वह किसी कीमत पर भी उसे इस वक्त सिमरन से शादी करना ही था। वह बिल्कुल अब शादी के मूड में था। तुम्हें लगता है मैं अपना वादा पूरा नहीं करूँगी? मुझ पर भरोसा नहीं? सिमरन कड़वी हंसी हंसती बोली। वीरू को उस पर भरोसा नहीं था। शायद उसे लगता था कि उसके ठीक हो जाने के बाद सिमरन उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि वीरू 8 साल से उसी पल के इंतजार में था कि वह कब सिर्फ उसकी बन जाएगी, जहाँ दुनिया की कोई ताकत उसे फिर से वीरू से अलग ना कर सकेगी। वीरू, मुझे लगता है आज का दिन शादी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमसे शादी के बाद की हक वसूल नहीं करूँगा। वह तुम बाद में फैमिली से बात करके उन्हें राजी करके खुशी से विदाई के बाद दे देना। मुझे कोई जल्दी नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि सिमरन सिर्फ मेरी है, मेरी धर्मपत्नी, जिसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। उसने इतने साफ शब्दों में कहा, पर सिमरन की कान की लौ तक लाल हो गई थी। उससे और ज़्यादा वीरू के तरफ देखना मुश्किल हो गया था। जब ये दोनों उसके फार्म हाउस में पहुंचे, जहां रात के उस वक्त उसका मैनेजर सारे कागजात, वकील और फिर पंडित जी को लेकर तैयार था, और सिमरन तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। वह इतना पावरफुल और अमीर आदमी था कि जो चाहे कर सकता था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था। कुछ घंटे तय करने के बाद उसकी शादी संपन्न हुई थी, और कुछ पेपर साइन करने के बाद सिमरन से अब वीरू की पत्नी बन चुकी थी। वीरू ने कानूनी तौर पर भी सिमरन से शादी कर ली थी, और धार्मिक तरीके से भी। दोनों तरीकों से अपनाया था उसे शायद डर था कि सिमरन उससे दूर ना हो जाए। सारे पेपर एक फाइल में रखता, वह खुशी से सिमरन की तरफ देखता बोला, चलो आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूँ। आंसुओं से भरी आंखें लिए वह उसे गुस्से से घूरती उठी और जोर से उसे धक्का देती बाहर की तरफ चलती, जहां कार खड़ी थी। वीरू ने बेकाबू होता मुस्कुराया था, आगे बढ़ गया। सारे रास्ते दोनों चुप रहे, जब गाड़ी एक झटके से हॉस्पिटल के गेट के सामने आकर रुकी। बाहर जाने से पहले वीरू से बोली, इस शादी के बारे में जब तक किसी को पता नहीं होनी चाहिए, जब तक मैं नहीं चाहती। हम दोनों भले एक रिश्ते में बन चुके हैं, लेकिन अभी मीलों दूरियां खड़ी हैं। ना ही तुम्हारी फैमिली मुझे और ना ही मेरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है। बात बहुत पहले तय हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने अपनी जिद पूरी कर ली। क्या चाहती हो, मैं दुनिया से डरकर मोहब्बत करना छोड़ दूं, तुम्हें भूल जाऊं? ये सब करके देख लिया सिमरन, तुम्हें भूल नहीं पाया। 8 साल के बाद भी तुम हमेशा मेरे साथ, मेरी यादों में हर पल रही हो। मुझे अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं थी। तुम जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, मैं ज़्यादा टाइम तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकूंगा। वीरू, जो उस वक्त बेहद खुश और तसल्ली में दिखाई दे रहा था, सिमरन की बात से नाराज होता बोला, वह तो पूरी दुनिया को बताना चाहता था सिमरन अब उसकी पत्नी है। सिमरन हैरानी से उसे देखती गाड़ी से उतरती और अंदर चली गई। उसने एक बार भी पलटकर उसके तरफ नहीं देखा था। जब वीरू ने आह भरी निगाहों से उसे दूर जाता देखता रहा, उदासी से वहां से चला गया। अंदर आता वह एक खाली कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठकर सिमरन चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। वह उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था, जिसमें कोई मिलावट, कोई दिखावा नहीं था। वह जब भी उसे देखता उसका दिल बेकाबू जोर से धड़कने लग जाता था। 8 साल पहले अगर वह सब ना हुआ होता तो जरूर वह बहुत पहले ही कोई मजबूत रिश्ते में बंधकर उसके साथ उसकी बीवी बन गई होती। वह चाह कर भी 8 सालों में उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। रूपाली देवी के लाख गुस्सा होने पर भी उसने आज तक शादी की हामी इसलिए नहीं भरी थी कि उसका दिल वीरू के अलावा किसी और को स्वीकार करने पर राजी ही नहीं हुआ था। वह फूट फूट कर रोती, अपने बीते हुए दिन को एक बार फिर याद करती, एक बार फिर से दर्द से भर गई। 20 साल की थी जब उसने रूपाली देवी और गणेश साहब को बताया कि वह एक लड़के को स्कूल के दिनों से ही पसंद करती है, और अब वह लड़का चाहता है कि अपने पेरेंट्स के साथ उसके घर पर उसका रिश्ता मांगने आए, ताकि दोनों की छोटी सी रस्म होने पर उनकी फैमिली के बीच मजबूत बंधन बन सके। फिर जब सिमरन की पढ़ाई पूरी हो जाती तो ये शादी कर ली जाती। गणेश और रूपाली देवी बड़े खुले मिजाज के कपल थे। वे जमाने की ऊंच नीच अच्छे से जानते थे। उन्हें अपने बच्चों पर पूरा विश्वास था, और फिर बुराई भी तो कोई नहीं थी। एक ना एक दिन तो शादी करनी ही थी। फिर लड़की के पसंद से तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उसे खुशी दिल से उस लड़के को घर अपने पेरेंट्स को लेकर साथ आने की परमिशन दी गई थी। सिमरन बालिग हो गई थी जब वह शादी कर सकती थी, लेकिन इस उम्र में भी वह एक सुलझी हुई और समझदार और दिमागदार लड़की थी।
उसे अच्छे बुरे की पूरी तमीज़ थी, इसलिए उसने वीरू को अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले के लिए अपने जीवन साथी के रूप में चुनना था। यही वो इंसान था जिसे देखकर उसके दिल ने कहा था वह उसका साथ किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ेगा। वही उसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वह भी तो उससे मोहब्बत करती थी। अरे सिमरन मेरी बेटी, पूछो तो जरा, वीरू से कब तक आएंगे वे लोग? रूपाली देवी किचन से आई, घड़ी की तरफ देखती बोली। सिमरन और पीयूष उनकी हवाइयाँ उड़ता देख हंस दिए। मम्मी परेशान मत हो, वह सिर्फ रिश्ता लेकर आ रहे हैं, अभी दीदी की बारात लाने में बहुत वक्त है। जब सिमरन की जगह पीयूष मजाक करता बोला। उसकी बात पर सिमरन भी हंसती। तुम तो चुप ही रहो, ये नहीं कि पिता के साथ जाकर कुछ मदद ही कर दो। जब देखो बहन को घुटनों से लगे बैठे रहते हो। दिन भी जल्दी आ जाएगा जब वह दुल्हन बनकर इस घर से विदा हो रही होगी। हे भगवान, फिर क्या करेंगे? रूपाली देवी नाराजगी से बोलती, आखिर में उदास हुई थी जब पीयूष का दिल भी ये सोचकर डूब सा गया था। वह अपनी प्यारी बहन सिमरन से बहुत प्यार करता था। दोनों भाई बहन के बीच बहुत गहरी दोस्ती भी थी। वो बेकाबू थोड़ा गम में होता सिमरन के गले लग गया। रूपाली देवी दोनों को उदास देखती, हल्का सा हंसती। चलो ये मोहब्बत बाद में जता लेना, अभी बहन को उदास मत करो, वरना लड़के वाले क्या सोचेंगे। पीयूष भीगी आंखों से मुस्कुराता माँ और बहन को देखता बाहर चला गया। जब रूपाली देवी आगे बढ़ती प्यार से सिमरन के माथे को चूमती, उसे सीने से लगाए। सब बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था लड़के वाले जैसे सिमरन का रिश्ता लेकर नहीं बारात लेकर आ रहे हों। फिर गणेश हाउस के ठीक दरवाजे के सामने एक चमचमाती कीमती मर्सिडीज कार आकर रुकी थी, जिसमें से वीरू और उसके पिता भीम चोपड़ा सिगार पीते बेहद घमंडी अंदाज लिए गाड़ी से नीचे उतरे थे। जब उनकी दूसरी साइड से सिल्क साड़ी, डायमंड की ज्वेलरी और मुंह पर मेकअप किए बेहद खूबसूरत दिखाई देती भीम चोपड़ा की पत्नी यानी अर्पिता चोपड़ा। फिर उसके बाद फ्रंट सीट का दरवाजा खुला तो 25 साल का बेहद खूबसूरत लेकिन गंभीरता से भरा चेहरा वीरू उतरा। उस छोटे से घर पर नजर दौड़ाते अर्पिता ने भीम चोपड़ा को देखा, जिस पर हल्का सा अजीब सी मुस्कुराहट आई। अगर ये बेटे की मोहब्बत का घर ना होता तो वे इस घर में तो क्या, इस मोहल्ले में भी कदम नहीं रखते। उनके घर के नौकर भी इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों से कई गुना ठीक थे। बड़े साहब भीम चोपड़ा को देखते खुशी से आगे बढ़े थे मिलने के लिए। जब उन्होंने इशारे से उन्हें दूर ही रहने को कहा, मुस्कुरा दिए जैसे उनकी छोटी सी हस्ती पर एहसान किया हो। किसी का तो पता नहीं, लेकिन ये इंसल्ट पीयूष और साथ आए वीरू ने झट से महसूस की थी। जब गुस्से से बाप को देखता वीरू आगे बढ़ा और गणेश के गले लगता, पीयूष से भी खुशी से मिलता। ये साहब के पैर छुए। इतना संसारी लड़का देखकर पहली नज़र में पसंद कर गए थे। उन्हें लिए अंदर खुशी दिल से घर में लाते सोफे पर बिठा गए। अर्पिता और भीम चोपड़ा अजीब से मुंह बनाते पूरे घर को देख रहे थे, जबकि भीम चोपड़ा तो अपने कुर्सी पर ऐसे बैठे थे जो ये सब देखकर लाचार हों। तभी रूपाली देवी मुस्कुराती हुई रूम में आई थी मेहमानों से मिलने के लिए, लेकिन उनके सूखे व्यवहार और अजीब मुंह देखकर हिम्मत ना हुई कि वह कुछ खुशी दिखाती। बस मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते किया। अपने पति को परेशानी से देखने लगी जब वीरू खुद ही उठकर रूपाली देवी के भी पैर छुए। पीयूष चुप खड़ा सब नोट कर रहा था। सिमरन को बुलवाइए, हम भी तो देखें उसे क्यों छुपा कर रखा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि वीरू और उसके बीच कोई पर्दा हो। दोनों जब एक साथ पढ़ते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर बचा ही क्या है। फिर फॉर्मेलिटी रह जाती है निभाने के लिए। अर्पिता चोपड़ा ने मुस्कुराकर जहर उगलती बोली, जो शायद रूपाली देवी और गणेश खड़े पीयूष के दिल में तीर की तरह चुभा था। अजीब शर्मिंदगी सा भरा एहसास लिए तीनों ने एक दूसरे को सर नीचे किए हुए देखा था, जबकि वीरू ने खून भरे रंगों से माँ को देखते वार्निंग की थी। भीम चोपड़ा तो हंसने लगे थे। ठीक कहा आपने, लेकिन मेरी सिमरन बहुत समझदार है। बेशक उसने वीरू को पसंद किया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उसने अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की होगी। गणेश साहब मुस्कुराकर बोले। उनके शब्दों में सिमरन के लिए मान और सम्मान झलक रही थी। आपके ख्याल में लिमिट क्या है गणेश साहब? क्या ये आपके लिए बड़ी बात नहीं कि आपकी बेटी अमीर घरों के लड़के फंसाती फिर रही है? मैं तो समझी थी कि छोटे घरों के लोगों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को एटीएम कार्ड के जैसे रखा हुआ है। अर्पिता चोपड़ा अब साफ शब्दों में अंगारे उगलती बोल रही थी। जब से उनके इकलौते बेटे ने उन्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था, तब से वह और भीम चोपड़ा जलते ही चले गए थे। यहाँ आने का मकसद ही यही था, उन्हें भी जी भरकर बुरा भला कहना, अपने बेटे का उस लड़की से पीछा छुड़वाना। वे तो वीरू के लिए बड़े सपने सजाए बैठे थे। ऐसे कैसे एक आम सी लड़की, छोटी जात की लड़की से अपने इकलौते बेटे का रिश्ता कर देते? ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं?
आप मेरी मासूम बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब की रूपाली देवी अपनी बेटी पर विश्वास करते अर्पिता चोपड़ा को देखती गुस्से में बोली। पीयूष भी गुस्से से खड़ा हो चुका था। अपनी बहन के लिए जहाँ वह जान छिड़कने वाला भाई था, वह कैसे उसके किरदार की धज्जियाँ बिखरता देख सकता था। अर्पिता चोपड़ा हंसती हुई अभी कुछ बोलने ही लगी थी जब वीरू के टोकने पर अर्पिता गुस्से से उसे घूर कर देखने लगी थी। भी अंदर बैठी सिमरन, जो ड्राइंग रूम में हो रही सारी बातें सब कुछ सुन रही थी, गुस्से से अंदर आती अर्पिता भीम चोपड़ा को और उनकी पत्नी अर्पिता चोपड़ा को देखती बोली, आप लोगों को यहाँ अपने माँ बाप की इंसल्ट करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि इज्जत दी थी, लेकिन शायद आप लोग उस लायक नहीं। का बेटा मेरे पीछे आया था, ना कि मैंने उसका स्टेटस देकर उसे फंसाया है। आपको उसे बताना चाहिए था कि मोहब्बत अपनी हैसियत के लोगों में देखकर करनी चाहिए। मैं ठहरी मामूली सरकारी नौकर की बेटी, फिर ये 2 साल तक मेरे पीछे क्यों घूमता रहा। सिमरन की बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। वह जो बोलना शुरू हुई तो फिर चुप ना रह सकी। सिमरन मेरी बात सुनो। तभी वीरू आगे बढ़ता नरम शब्दों में बोला, नहीं अब तुम सुनो, अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। वीरू, भीम चोपड़ा, अर्पिता चोपड़ा, मैं ठुकराती हूँ तुम्हारी मोहब्बत को, मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। आंखों में बेशुमार आंसू लिए वो बड़ी दर्द से बोलती अंदर चली गई थी और वीरू को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। उस पल चीख चीख कर रोना चाहता था, अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम करना चाहता था। जब बिना किसी को देखे तेजी से घर से बाहर निकल गया, अर्पिता ने भीम चोपड़ा को मुस्कुराकर देखा, जैसे नज़रों से कह रही हूँ कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है। वह अपने बेटे को उस गरीब लड़की के चक्कर में पड़ने से पहले ही बचा गई थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वीरू अपनी मोहब्बत का बदला उनसे ऐसे लेगा कि चुप से सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन चला जाएगा, कि उन्हें उसकी शक्ल देखना तो दूर, आवाज़ सुनने के लिए भी तरसना पड़ेगा, लेकिन वह वापस नहीं आएगा। और आज जब आया तो उसने अपना वादा कर दिखाया। पुरानी सोचों को सोचती वह एकदम उठ खड़ी हुई। पीयूष अब बिल्कुल ठीक है माँ, अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब मिलकर घर वापस चले जाएंगे। आंखों में आंसू लिए रूपाली देवी का हाथ थामे बोली, जो ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगाए उसे देख रही थी। उनका बीपी अभी भी हाई था, जो नॉर्मल नहीं हो रहा था। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? तभी भावेश वहाँ आता चहक कर बोला। सिमरन का मासूम चेहरा देखता वह झूम उठता था। अरे भावेश बेटा आओ, गणेश साहब उसे देखकर खुशी से बोले थे, जबकि सिमरन अपना पूरा चेहरा झुका गई थी। आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? देखिए जल्दी से ठीक हो जाइए। आपकी और पीयूष की वजह से गुलाब जैसी सिमरन लड़की बिल्कुल ही मुरझा कर रह गई है। भावेश के मुंह से ऐसे पलों में अपनी तारीफ सुनकर सिमरन थोड़ा सा सकपका गई थी। गणेश साहब भी बेकाबू होकर सिमरन को देखते फिर भावेश को देखने लगे, जो रूपाली देवी का चेकअप कर रहा था। गुस्से से उठती वहां से बाहर आ गई। न जाने क्यों उसे भावेश के रंग ढंग बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहे थे। अब जबकि वह किसी की पत्नी थी, अब ये सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक बार पीयूष और माँ ठीक हो जाए, फिर इस भावेश को भी देख लूंगी, खुद से कहती वह पीयूष के पास आ गई। दिन यूं ही बीतने लगे थे। रूपाली देवी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और सब मिलकर पीयूष का बहुत ख्याल रख रहे थे, जो पहले से ज़्यादा ठीक लग रहा था। शादी के बाद से सिमरन ने वीरू को नहीं देखा था, लेकिन हाँ, वह सुबह शाम उसे फ़ोन करके उसका हाल चाल ज़रूर मालूम करता रहता था। आज डॉक्टर ने पीयूष को छुट्टी दी थी, अब वो घर जाकर आराम कर सकता था। सिमरन खुशी खुशी काउंटर पर सारे बिल क्लियर करवाने आई तो उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर वीरू ने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है, बस अब वो लोग जा सकते हैं। बेहद हैरान होती वह वापस आई थी। पीयूष को धीरे से सहारा देकर उठाती हुई अस्पताल से बाहर ला रही थी, जब सामने से भावेश चलकर आता दिखाई दिया। अरे बधाई हो, आपकी छुट्टी हो गई, चलो आओ मैं घर छोड़ देता हूँ। जब वो पीयूष से बोलता, जबकि नजरें सिमरन के चहकते चेहरे पर आ ठहरी थी। अरे भावेश, मेरी छुट्टी से ज़्यादा खुशी तो आपको मेरी दीदी के आने से हुई है। देखिए कैसे 440 वोल्ट के बल्ब की तरह चेहरा चमकने लगा है। पीयूष सिमरन के साथ चलता भावेश से मजाक करता बोला था, लेकिन सिमरन की जोरदार चुटकी काटने पर जुबान पर जल्दी से ब्रेक लगाया था। भावेश की भी चोरी पकड़े जाने पर हल्का सा मुस्कुराता बोला, मुझे लगता है सर्जरी के बीच डॉक्टर वीनू ने तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला छोड़ दिया था, तभी तुम बिना ब्रेक के गाड़ी भगाए चले जाते हो। जब वीरू का नाम सुनकर पीयूष चौंकता हुआ सिमरन को शक की नज़रों से देखने लगा। हम बाद में बात करेंगे पीयूष इस टॉपिक पर, उसकी नज़रों का घुमाव समझते सिमरन ने बात सुलझाने के अंदाज में कहा। बाद में नहीं, जल्दी घर चलकर दीदी मुझे आप सब बताएंगी, उसने गंभीर शब्दों में बहुत धीरे से कहा। जब वे दोनों भावेश के साथ घर आ गए, रूपाली देवी गणेश साहब ने पीयूष की बड़ी जोरदार स्वागत किया।
जिसमें भावेश ने भी उनका पूरा साथ दिया। खाना खाने और फिर कुछ देर गपशप करने के बाद भावेश भी चला गया। अब शाम से रात होने को आई थी जब थकी थकी सिमरन पीयूष को लिए उसके कमरे में जाने लगी। जब उसने रूपाली देवी की आवाज़ सुनी जो गणेश साहब से कह रही थी, भावेश बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मदद की उसने हमारी इस मुश्किल वक्त में। मुझे तो लगता है भावेश सिमरन को पसंद करता है। हाँ, ये तो सच में, वरना इतनी बड़ी सर्जरी बिना किसी परेशानी और ढेर सारे पैसों के कौन सा अस्पताल करता है। जरूर भावेश के सोर्स पर अस्पताल और इतने बड़े सर्जन ने हमारी मदद की, और देखो तो बच्चे ने जरा भी भनक नहीं पड़ने दी थी, कैसे भाग भाग कर हमारे लिए हर मुश्किल आसान करता रहा। गणेश साहब भी मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। वहीं सिमरन पीयूष को थामे धुआं धुआं चेहरे से खड़ी अब गहरी सांस लेने लगी। इसका मतलब ये सच नहीं है दीदी, तो फिर सच क्या है मुझे बताइए। जब पीयूष ने एक बार फिर से गहरी नज़रों से ढूंढते हुए कहा। अब सिमरन टूट चुकी थी। जब उसे कमरे में लाती उसके कंधे पर सर रख के फूट फूट कर रो दी। अपने सारे राजों पर से पर्दा उठा गई जो अब तक उसके दिल में दफन थे। तो इसका मतलब भावेश नहीं, ये सब वीरू ने किया था, जिसने मुझे बचाया और इतना पैसा पानी की तरह बहाया, जो मुश्किल वक्त में तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहा। पीयूष ये सब बड़ी विश्वास से कहता। आखिर में शक की नज़रों से उसे देखने लगा, जो रोते हुए उसे ही मदद की नज़रों से देख रही थी। जब उसका फ़ोन रिंग करने लगा, जहाँ वीरू का नंबर आ रहा था, उसने फ़ोन को देखते पीयूष को देखा। मुझे क्या देख रही हो, बात करो अपने पति से, लगता है बहुत फिक्रमंद है अपनी पत्नी के लिए, पीयूष मजाकिया अंदाज में कहता। सिमरन का खून जला गया जब हल्का सा मुस्की मारती वह फ़ोन उठाकर कान से लगाई। तुम ठीक हो, ठीक से घर पहुंच गए? जब बिना नमस्ते किए वह उसकी फिक्र करता बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, वह थोड़ा सा जवाब देती चुप हुई। डॉक्टर भावेश कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश नहीं करता सिमरन। मुझे ये इंसान तुम्हारे आसपास एक आंख नहीं भाता, उससे अपनी जान छुड़वाओ। ऐसा ना हो फिर मैं अपने तरीके से उसे समझाऊं। वैसे तो वो बहुत आराम से कह रहा था, लेकिन उसके शब्दों से आग की लपेट निकलती सिमरन साफ महसूस कर सकती थी। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने नहीं कहा उसे मेरे आगे पीछे आए। अचानक उसका दिमाग घूमा था। जब वो गुस्से से कहती फ़ोन बंद करती, उसको घूरने लगी, जो उसे ही मुस्कुराकर देख रहा था। जब आगे बढ़कर उसके बाल बिगाड़ते हुए अब अपने कमरे की तरफ चली गई। पीयूष कितनी देर तक मुस्कुराता अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचने लगा। आज 8 साल के बाद उसे ऐसा लगा था जैसे सिमरन ने खुलकर सांस ली हो। उसके चेहरे की चमक को साफ देख सकता था। वह जानता था वीरू ऐसा ही इंसान है जो सिमरन की मोहब्बत का भरम है। आज से 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें वीरू की भी कोई गलती नहीं थी। वह इतना ही बेकसूर था जितना कि सिमरन। लेकिन ऊपर वाले को शायद उनकी मोहब्बत की पवित्रता पसंद आई थी, जो 8 साल इतनी तकलीफें उठाने और दर्द सहने के बाद भी आज वे दोनों एक हो गए थे। मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए जो हो सकेगा वह करूँगा, पीयूष खुद से वादा करता मुस्कुरा दिया। सिमरन अपने कमरे में आई थी जब किसी ने जोर से उसे अंदर से खींचते दीवार के साथ लगा दिया। वह फटी फटी आंखों से वीरू को देखती चली गई, जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। क्या कहा था कि तुम क्या कर सकती हो? उसके चेहरे के बेहद करीब आता वह शरारती भरी अंदाज में बोला था। पीछे हटो वीरू, होश में तो हो, कोई आ जाएगा। डर से कांपती वह उसे खुद से दूर करती बोली। जब वीरू बेकाबू होता उसे थाम कर उसके होंठों पर झुक गया, ऐसे कि सिमरन को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी थी। कितनी ही देर में खुद को उसके नरम सांसों का सफ़र करता पीछे हुआ था। दोनों की गहरी सांसें एक दूसरे से उलझने लगी थी। जब वीरू धीरे से उसके कान में बोला था, जानती हो इतने दिन तुमसे दूर रहकर तुम्हें बिना देखे मैंने कैसे बिताई। सिमरन अपनी उथल पुथल सांसें ठीक कर रही थी जब अपना चेहरा उसके बालों में छुपाकर उनकी खुशबू सूंघने लगा और उसकी आनाकानी को रोकने के लिए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसकी पीठ अपनी सीने से लगा लिया। वे उसके सामने बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना चाहती थी। ये अपने आप को मजबूत करते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, वीरू आपने कहा था विदाई से पहले। अभी वह इतना ही बोल पाई थी जब वीरू उसकी सांसों में डूबता। 20 दिन होने को आए हैं हमारी शादी को। मुझे तो लगता है आप भूल गई हैं कि अब ये आपका पति बन चुका है। रात भर आपके लिए, आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत के लिए तड़पता रहता है। मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। आप प्लीज़ अपने मॉम डैड से बात करो। मैं जल्द से जल्द विदाई चाहता हूँ, वरना तो ये कमरा भी बहुत अच्छा है हम दोनों के रहने के लिए। 3 दिन का टाइम है आपके पास, जल्दी से बात करो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर अपनी पत्नी के रूम में ही शिफ्ट होने आ जाऊँगा। ये कहता वो मज़े से उसके बेड पर लेटा, उसका एक हाथ खींचकर अपने सीने पर गिराता लेट गया। वीरू ने उसकी हिरनी जैसी आंखों को देखा जो उसके मोहब्बत पर कांप उठी थी। उसका दिल एक बार फिर बेईमान हुआ था, लेकिन उसकी हालत देख वे खुद को रोकता बोला,
हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी एक दूसरे के वस्त्र हैं। हम कोई पाप तो नहीं कर रहे। अगर तुम जल्दी से जल्दी घर में किसी से इस समस्या पर बात नहीं करोगी तो मजबूरन मुझे ऐसे ही तुमसे छोटे छोटे हक लेने पड़ेंगे। उसे अपनी बात समझाता कहता वह अपनी एक आंख दबाकर उसके ब्यूटी बोर्ड पर मोहब्बत से हाथ फेर गया। वे कांप कर रह गई। सिमरन का चेहरा लाल अंगारा होता। उसने उठने की कोशिश की। वह आनाकानी करती और ज़्यादा उसके पास होती जा रही थी। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करूंगी। वीरू प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बड़ी परेशान होती। उसके सामने हार मानती वे आंसुओं से भरी आंखों को दिखाती उसके तरफ देखती बोली। वे जंगली बिल्ली जो उसके सामने हर वक्त लड़ने को तैयार रहती थी आज उसकी इस तरह प्यार में कैसे भीगी बिल्ली बन बैठी थी। वीरू को उस पर ढेरों प्यार आया जिसका इजहार वह एक बार फिर उसके दोनों बाजू को अपने हाथ में थाम कर उसके होंठों पर झुक गया और इतनी देर तक उसे अपने होंठों में लिए रहा। सिमरन की सांसें रुक गया था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तुम्हारी तरफ से जल्दी किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार करता रहूँगा। और हाँ, अब से तुम ऑफिस में जॉब नहीं करोगी। मैंने अपनी मंथली सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वीरू ये कहता वहाँ से आया था। सिमरन एक गहरी सांस लेती, झट से ज़मीन पर बैठती, मोबाइल में अपना अकाउंट देखने लगी जहाँ कुछ देर पहले ही मैसेज आया था। उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए भेजे गए थे। जब वो हैरान होती अपना सर पकड़ गई। वीरू चोपड़ा सच में पागल था। पिछले 2 दिनों से वह काफ़ी परेशान और बौखलाई बौखलाई सी फिर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था इतनी बड़ी बात वो कैसे गणेश साहब और रूपाली देवी से करे। उनके दिल पर क्या बीतेगी जब उन्हें मालूम होगा उनकी प्यारी बेटी शादी कर चुकी है, वह भी उससे जिसे उसने खुद ठुकराया था। हर बार उनसे कहते कहते वह चुप सी हो जाती। उसकी हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी। पीयूष उसकी ये हालत बड़ी चुप्पी से देख रहा था, लेकिन वे भी मजबूर था। उसकी बहन को ये बात खुद ही करनी थी। उसमें उसकी कोई मदद करता भी तो कैसे। यूँ आज आखिरी दिन है। वीरू ने कहा था बात करने को मम्मी पापा से। अगर मैंने आज बात ना की तो वो खुद आ जाएगा बात करने। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन पीयूष के सामने रोते हुए बोल दी। दीदी, आपको फैसला करना ही होगा। कब तक 2 कश्तियों पर सवार रहोगी? हिम्मत करो, मैं आपके साथ हूँ। कुछ नहीं होगा। यकीन करो, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। वे आपसे नाराज़ नहीं होंगे। पीयूष प्यार से अपनी बहन को समझाता बोला। तभी बाहर से कई लोगों की बातें और हंसने की आवाज़ आती सुनाई देने लगी। सिमरन पीयूष को हैरान नज़रों से देखकर खड़ी होती बाहर आई तो सामने भावेश उसकी फैमिली को देखकर जैसे ज़मीन उसके पैरों से निकल गई थी। वह अच्छे से समझ गई थी उसके यहाँ आने का मकसद। से पहले कि वह गिरती उसने उसे कंधों से थाम लिया। दीदी, क्या हुआ? संभालिए खुद को। उसे लिए कमरे में आता परेशानी से बोला, हे भगवान, मैं क्या करूँ? सीने पर हाथ रखती वह गहरी सांस लेती खुद से बोली। तभी रूपाली देवी बेहद खुश दिखाई दे रही थी। वहाँ आते बोली, सिमरन मेरी जान, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। मेहमान आए हैं। वह इतनी जल्दी में थी कि उसकी हालत पर गौर ही न कर सकी और चली गई। सिमरन की बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही थी। उसे भावेश पर बहुत गुस्सा आया था। बंदे को ऐसे मुंह उठाकर तो नहीं आ जाना चाहिए था। फोन ही तो करके पूछ लेता। गुस्से से खोलती बिना किसी तैयारी के वह यूं ही दुपट्टा सर पर ओढ़कर चली आई। पीयूष भी अपनी बहन के पीछे आया। अब न जाने क्या होगा। सिमरन की सहेली, उसके माँ बाप और भावेश उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे रूपाली देवी गणेश साहब से बातें कर रहे थे। जब सिमरन को वहां आता देख खड़े हुए उसे प्यार करने लगे। भावेश सिमरन को देखकर शर्माता सर झुका गया। देख लो सिमरन, मेरे भाई कैसे छुपे रुस्तम निकले। दिल ही दिल में तुम्हें पसंद कर बैठे थे और हमें आज बताया। सिमरन की सहेली दीप्ति, जो भावेश की छोटी बहन थी, हंसती हुई सिमरन का हाथ थाम कर बोली। उसकी बात पर वहां मौजूद सब मुस्कुरा दिए, लेकिन सिमरन और पीयूष से ये नहीं हो सका। वे पत्थर सा चेहरा लिए यूं ही बैठे रहे। तभी सिमरन को लगा जैसे कोई घर के अंदर आया हो। मजबूत कदमों से वह ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखती, उस आहट को महसूस कर रही थी। और तभी उसकी आंखें सामने अचानक आते उस इंसान को देखकर पलक झपकना ही भूल गई। पीयूष भी हक्का बक्का सा खड़ा होता अपनी जगह बर्फ का बन गया। वीरू चोपड़ा अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ अपने वादे के हिसाब से आज सिमरन के सामने मौजूद था। वह उसे लेने आया था। सिमरन के धुआं धुआं चेहरे को मुस्कुराकर देखा। वह एकदम अंदर आया जब गणेश साहब और रूपाली देवी, भावेश, बाकी सब भी उसे देखकर हैरान रह गए। भावेश को सांप सूंघ गया। वीरू चोपड़ा को यहाँ देखकर वह फटी फटी आंखों से उसे देखते चले गए। आप कौन हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप अंदर कैसे आए? गणेश साहब, जो वीरू की बदलती पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी पहचान नहीं सके थे, सवालिया नज़रों से देखकर खड़े होते उसके पास आते बोले,
जब वीरू सिर्फ सिमरन को ही देखे जा रहा था, जो सर झुकाए चुप खड़ी थी। सिमरन, बताओ उन्हें मैं कौन हूँ, वरना मुझे डर है ये मेरी आंखों के सामने ही कहीं तुम्हारा उस इंसान से रिश्ता ना जोड़ दे। वीरू एकदम खुल्लम खुल्ला बताने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों से आग बरस रही हो। ये वही वीरू चोपड़ा है। मैंने और वीरू ने शादी कर ली है। सिमरन इस तरह डायरेक्ट कहने पर रूपाली देवी और गणेश साहब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे न जाने उसने क्या कर दिया हो। उन्हें लगा जैसे उन्होंने सुनने में कोई गलती की हो। तभी वीरू को ही खुद बोलना पड़ा, मैं डॉक्टर वीरू चोपड़ा हूँ, वही जिसे आप लोगों ने 8 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था सिमरन के लिए। लेकिन अब मैं और सिमरन हस्बैंड वाइफ हैं, हमने शादी कर ली है और आज मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। पैंट की जेब में हाथ डालकर सीधा खड़ा होता वह बहुत आराम से बोल रहा था। और वही भावेश, जिसे अब सारी बात अच्छे से समझ आ गई थी, क्यों वीरू पीयूष की सर्जरी के लिए इतने आराम से ना सिर्फ राजी हुआ था, बल्कि उसने शुरू से आखिर तक सारा खर्च भी उठाया था। मुझे लगता है अब मेरा यहाँ और ज़्यादा रुकना बेकार है। डॉक्टर वीरू, आप बहुत खुशनसीब हैं, भावेश मुस्कुराकर कहता खड़ा हुआ और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला गया। वीरू उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा ही सका था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिमरन। ये परवरिश की थी हमने तुम्हारी कि तुम उस इंसान से शादी कर लो चुपचाप, जिसके माँ बाप ने यहाँ आकर तुम पर इतना गंदा इल्जाम लगाया था। रूपाली देवी मुंह पर दुपट्टा रखती रोती हुई बोली, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अब की बार गणेश साहब भी उसकी तरफ से मुंह फेरते बोले। सिमरन उनकी बातें, उनका भरोसा टूटता देख फूट फूट कर रो दी। तभी पीयूष की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरती हुई आई, दीदी को कोई एक शब्द न बोलेगा। मैं गवाह हूँ उनकी एक एक कुर्बानी का, जो उन्होंने मेरे लिए दिया। आप दोनों को लगता है जो आज मैं जिंदा हूँ भावेश की वजह से हूँ? नहीं, ये मैं वीरू चोपड़ा की वजह से हूँ। मुझे तो भावेश ने हाथ भी नहीं लगाया था। सर्जरी इतनी खतरनाक थी कि मैं जान से भी जा सकता था। ये वीरू ही थे जिन्होंने मेरी सर्जरी ना की, बल्कि सिर्फ पैसे भी जमा करवाए थे। नहीं तो आप लोग मुझे शायद यूँ आज इस तरह खड़ा ना देखते। वीरू ही थे जो दीदी को उन मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहे। वरना क्या आप लोग सोच सकते थे कौन करता है किसी के लिए इतना? पीयूष जो बोलना शुरू हुआ तो बोलता चला गया। उसे और ज़्यादा अब चुप रहकर तमाशा नहीं देखा जा रहा था। गणेश साहब और रूपाली देवी ये सच्चाई सुनकर जैसे सदमे में चली गई थी। इतनी बड़ी बात सिमरन ने उनसे छुपाई, सारी तकलीफ़ें अकेली उठाती रही, किसी को कुछ नहीं बताया। रूपाली देवी बेकाबू आगे बढ़ती उनके नाजुक शरीर को पकड़कर सीने में भर लिया। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, और रोती हुई बोली थी। जब गणेश साहब भी उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर बोले, बेटा हमने तुम्हें गलत समझा। सके तो गणेश साहब वीरू से इतना ही बोले थे। जब आगे बढ़ता उनको गले से लगा लिया। आप मेरे पापा की जगह हैं, प्लीज़ ऐसा ना बोलिए। मैं सिमरन से मोहब्बत करता हूँ, उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या आप उसे मेरे साथ जाने की परमिशन देंगे? ज़रूर, आप लेकर जाइए, क्योंकि आप उसके पति हैं। उन दोनों के तरफ देखकर बोला था, तुम जब चाहे अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, ये मेरी परमिशन है मेरे बच्चे। जब गणेश साहब भीगी आंखों से हंसते बोले, तभी सिमरन भी वीरू को देखते रोते रोते हंस दी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त आऊँगा पूरे तैयारी के साथ आऊँगा। फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। असल में मैं उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहता हूँ। मैं यहाँ आया ही सिमरन के लिए था, अब मैं उन्हें लेकर जाऊँगा। वीरू सारी बात बताता उनके चेहरे को देखने लगा, जो अब हैरानी से उसे देख रहे थे। जल्दी अचानक से सिमरन को ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन वे अब कर भी क्या सकते थे? उसकी पत्नी थी, वे जहाँ रहता उसे भी उसके साथ ही रहना होता। ये थी वीरू और सिमरन की प्रेम कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।